हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन पर। तो हम ये सीरीज कर रहे थे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसमें हम हिंदी को कर चुके थे। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखने वाले हैं, इंग्लिश के सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द मोस्ट रीसेंट ऑफ द डिफरेंट एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपको इसे अरेंज करना है फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द मोस्ट रीसेंट। जो सबसे पुराना था उससे लेकर आपको जाना है मोस्ट रीसेंट की तरफ। तो सबसे पुराना यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? सबसे पुराना यहाँ है द मिडिल इंग्लिश पीरियड। द मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात आता है द रिनाइसेंस। थर्ड नंबर पे द रोमांटिक पीरियड, सेकंड नंबर पे द विक्टोरियन पीरियड और फर्स्ट नंबर पे द मॉडर्न एज। तो ये फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट इसका एक करेक्ट ऑर्डर है सबसे पुराने से लेके सबसे नए तक का। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पिक द ऑप्शंस दैट गिव्स द करेक्ट आंसर टू मैच द ऑथर्स विद देयर वर्क। आपको ऑथर्स के साथ उनका जो वर्क है वो मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए का थर्ड। जो डोरिस लेसिंग है उनका है द गॉड टेररिस्ट। बी का है फिफ्थ। जोसेफ कनॉर्ड का आपके पास फिफ्थ है। फिफ्थ यहाँ पर अभी गिवन। बी का है फोर्थ, द हर्ट ऑफ डार्कनेस। सी का है आपका सेकंड, वीएस नाइपॉल का है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। और डी है टॉम स्टॉपर्ड। इनका जो ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, द रियल थिंग। तो हमने ऑथर्स को उनके राइटर्स के साथ मैच किया, उनके वर्क्स को। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन या ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिक बेसिक जो राइटर्स हैं और मॉडर्न पीरियड्स के बारे में पढ़ लेना है, मॉडर्न एज के बारे में पढ़ लेना है। जो जो बेसिक वर्क्स उस टाइम पे लिखे गए उनके बारे में पढ़ के उनके राइटर्स को याद कर लेना है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, आपको पता चल जाएगा आगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेजेडी रिटर्न बाय शेक्सपियर। अब शेक्सपियर में हैमलेट लिखा है, किंग लियर लिखा है, ऑथेलो लिखा है। तो एडवर्ड सेकंड जो है वो एक ट्रेजेडी है, वो शेक्सपियर ने नहीं लिखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड सेकंड। तो आप ये वाले भी कर लीजिएगा, जो बाकी ऑप्शंस है वो किसने लिखे हैं। हु गेव द नेम मेटाफिजिकल टू द पोएट्स ऑफ द 17th सेंचुरी। तो सैमुअल जॉनसन गेव द नेम मेटाफिजिकल टू द पोएट्स ऑफ द 17th सेंचुरी। ये पेपर वो लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर उनका सब्जेक्ट था, जिन्होंने लिया था और अच्छे से पढ़ाई भी की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सटायरिकल मास्टरपीस। जो सटायरिकल मास्टरपीस है वो कौन सा है? तो गुरलीवर्स का ट्रेवल्स बाय जॉनथन स्विफ्ट इनका एक सटारिकल मास्टरपीस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नियो क्लासिकल पोएट्री। नियो क्लासिकल पोएट्री का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन, इनमें से कौन सा नहीं है? तो लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल इनमें से नहीं है। बाकी के जो एम्फेसिस ऑन रैशनलिज्म, थीम्स ऑफ मॉरलिटी, यूज ऑफ हीरोइक कपलेट्स, ये इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पर लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। Next question. In the late 19th century, the writers who were influenced by the French movement and reacted against realism, objective precision, and scientific precision, pre-season were known as symbolists, surrealists, absurdist या फिर raffleists। तो इसका सही आंसर है symbolists। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। द टेक्निक ऑफ नरेशन दैट डिस्क्राइब्स द हैपनिंग थ्रू द फ्लो ऑफ थॉट्स इन द माइंड्स ऑफ द कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जिन लोगों ने भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है उनको इसके बारे में पता होगा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस डिस्क्राइब्स द हैपनिंग्स थ्रू द फ्लो ऑफ थॉट्स इन द माइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल। आपको कुछ नॉवेल्स के ऑथर्स के नाम भी याद कर लेना है। तो एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल के जो ऑथर का नाम है वो है E.M. फ्रॉस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले तो द विक्टोरियन नॉवल इज नोन फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो विक्टोरियन नॉवल के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, रियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइज ऑफ मिडिल क्लास उसमें दिखाया जाता था, विमेन का कैरेक्टर दिखाया जाता था, यूटिलिटेरियनिज्म दिखाया जाता था, साइंस वर्सेस रिलीजन वहां पर होता था। द विक्टोरियन नॉवल इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स।
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन एनी नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस। इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो चार्ल्स डिकेंस की कोई नॉवल में ऐसा कैरेक्टर नहीं है। तो इसका सही जवाब है डोरेथी रोक। चार्ल्स डिकेंस की कोई नॉवल में ऐसा कैरेक्टर नहीं है। Which of the following does not belong with the rest? A suitable boy, the golden gate, and equal music. तो इसका सही जवाब है an inheritance of loss does not belong with the rest. Which of the following is written by George Orwell? तो जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 लिखा है। 1984 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। What are the 7 aspects of the novel that Foster discussed in his critical work? The 7 aspects of the novel that Foster discussed in his critical work is the story, people, plot, fantasy, prophecy, pattern, and rhythm. Next question है, according to Aristotle, what is the highest form of poetry? The highest form of poetry according to the Aristotle is tragedy. Aristotle ने tragedy को highest form of poetry माना है। Who was the most well-known Roman satirist? तो Roman satirist जो एक बहुत ज्यादा known थे, popular थे, वो थे Horace। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। तो हम सभी को ये चीज पता है कि फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कौन है? बेकन, फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे उनको कहा जाता है। हु इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। अब पोएट्री की यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, उसको पूछा गया कि वो किसने दी थी। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन but an escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from personality. But of course only those who have personality and emotion know what it means to want to escape from these things. तो ये जो डेफिनेशन है ये टी.एस. इलियट के द्वारा दी गई है। इसको हम लोग याद कर लेंगे, दोबारा भी पूछा जा सकता है। द टर्म इनस्केप एंड इन स्ट्रेस आर यूज्ड इन रिलेशन टू द पोएट्री ऑफ जी.एम. हॉपकिंस। की जो पोएट्री है उसके रिलेशन में इनस्केप और इन स्ट्रेस वर्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स देयर। अब ये आपके ग्रामर के क्वेश्चन आ गए हैं। 12 एग्स क्या है आपका? प्लूरल हो गए एग्स, तो हम क्या करेंगे? देयर were 12 eggs in the basket. Now ये पहले पास की बात कर रहे थे और प्लूरल था, इसलिए हमने क्या लगाया? वहां पे वर लगाया। प्लूरल के लिए वर लगाया हमने और पास्ट के लिए वर लगाया। इन द बास्केट नाउ, अब अभी पहले 12 अंडे थे। नाउ अब आज की बात, हम प्रेजेंट में आ गए हैं, तो हम लगाएंगे आर ओनली 2 लेफ्ट। So there were 12 eggs in the basket. Now there are only 2 left. तो ये past की बात हो रही थी पहले, present की बात हो रही है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the principal as well as the coach dash their team to win this competition and bring the trophy home today. The principal as well as the coach wants their team to win the quiz competition and bring the trophy home today. अब इसमें have wanted their team ये नहीं आएगा, वो कर रहे हैं ऐसा, वो ऐसा चाहते हैं कि हमारी टीम कंपटीशन जीते और ट्रॉफी को घर लेके आए, तो wants आएगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी enjoyed the film dash it was very entertaining. वी enjoyed the film, अनलेस नहीं आ सकता, ऑल्दो नहीं आ सकता, हमें कॉन्टेक्स्ट पर भी जाना है, क्योंकि वो फिल्म बहुत एंटरटेनिंग थी। तो क्योंकि का मतलब बिकॉज इट वाज वेरी एंटरटेनिंग, दैट्स व्हाई वी एंजॉयड द फिल्म। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डैश दे वर टायर्ड, दे डिसाइडेड टू स्टे अप टिल द एंड ऑफ द मैच अनलेस बट ऑल्दो ऑल्सो। अब वो क्या बोल रहा है कि वो बहुत थके हुए थे फिर भी वो मैच देखने के लिए रुके लास्ट तक। तो ऑल्दो दे वर टायर्ड, अनलेस नहीं होगा यहाँ पे, बट दे वर टायर्ड तो होता कि वो चले गए, या अनलेस होता कि मतलब वो चले गए वापस घर चले गए, बट वो रुके हुए हैं वहां पे। तो ऑल्दो दे वर टायर्ड दे डिसाइडेड टू स्टे अप टिल द एंड ऑफ द मैच। वो थके हुए थे फिर भी वो रुके,
ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है ये। रेहाना अपोलोजाइज फॉर वॉकिंग, हम किसी चीज के अंदर जाते हैं तो हम इनटू का यूज करते हैं, इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग एंड आस्क द मेंबर्स टू कैरी ऑन। ये आपका एक वर्ड चलता है, फ्रेजल वर्ड है कैरी ऑन, तो ये एक साथ ही आता है, कैरी ऑन विद योर वर्क, कैरी ऑन विद द डिस्कशन। Rihanna apologized for walking into the room with knocking and asked the members to carry on with the discussion. तो यहाँ पे walking के साथ into इसीलिए यूज आ रहा है क्योंकि हम एक रूम के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, walking in the room नहीं आएगा, into आएगा। जब हम किसी चीज में enter करते हैं तो into आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when you ride straight for 3 kilometers dash the east you will come dash a large arc marking the entrance to the monument। अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं आ सकता, एट नहीं आ सकता, फ्रॉम नहीं आ सकता, सही आंसर है इफ यू राइड स्ट्रेट फॉर 3 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट, आप किसी चीज की तरफ जा रहे हैं, किसी रास्ते की तरफ जा रहे हैं। यू विल कम अक्रॉस, जब हम किसी उसको यूज करते हैं कि हम अक्रॉस द रिवर या किसी चीज को हम देखेंगे तो हम अक्रॉस का यूज करते हैं। यू विल कम अक्रॉस अ लार्ज आर्ट मार्किंग द एंट्रेंस टू द मॉन्यूमेंट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Select the option which correctly converts the given sentence into indirect speech. You said to him, I'm going to Goa tomorrow. इसका said to का क्या बन जाता है, told बन जाता है। You told him that you were going to Goa tomorrow का क्या बन जाएगा, the next day. You told him that you were going to Goa the next day. नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन। Select the correct active voice of the given sentence. Are you frightened of ghost stories? तो ये क्या हुआ, do ghost stories frighten you? Are you frightened of the ghost stories? Do ghost stories frighten you? इसका करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the lines given below, what are the circles of light? Circles of light का मतलब क्या है, ये पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर देना है। पैराग्राफ पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। Who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted circles of light, luscious tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives? इसमें सर्कल्स ऑफ लाइट का क्या मतलब है, सर्कल्स ऑफ लाइट किसके लिए यूज किया जा रहा है। हु विल बाय दीज डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, लशियस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइट्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स के लिए बात किया जा रहा है। तो सन रेज का, या कलरफुल रिबन्स का, या ग्लास बैंगल्स का, या स्माइल्स ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पे ग्लास बैंगल्स की बात यहाँ पे हो रही है, सर्कल्स की बात हो रही है, तो ग्लास बैंगल्स क्या होते हैं, सर्कल्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच पोएम एंड्स विद द लाइंस दत्ता ध्याधवम दमयता शांति ही शांति ही शांति ही। तो ये लाइन से जो पोएम एंड होती है वो द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट एंड होती है। ऐसे गीतांजलि नहीं होती है या कोई दूसरी पोएम नहीं होती है W.B. Yeats की तरफ से, ये द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट के द्वारा ऐसे वर्ड से ये पोएम एंड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ऑफ प्योरेनिक स्टाइल ऑफ नरेशन? तो इसका सही जवाब है कंथापुरा। पुरानिक, इसको आप पुरानिक बोलेंगे, पुरानिक स्टाइल ऑफ नरेशन है कंथापुरा। आगे चलते हैं। इन विच नॉवल डज द प्रोटोगनिस्ट कॉल हिमसेल्फ अ हाफ बेक्ड इंडियन? तो एक प्रोटोगनिस्ट जिसको हम हीरो बोलते हैं स्टोरी का, वो अपने आप को हाफ बेक्ड इंडियन बोलता है द व्हाइट टाइगर नॉवल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच लिटरेरी डिवाइसेस डज द पोएट यूज इन दीज लाइन्स? द ब्लीडिंग बैक विद heel and from close to the ground will rise curl green twins miniature bows which it if unchecked will expand again to former size। तो इसमें किस चीज का यूज हुआ है, alliteration, enjambment and metaphor। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Which of the following was translated into English by Jay Ratan and P. Lal? तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था जय रतन और पी लाल ने। तो ये है गोदान। गोदान एक नॉवल है प्रेमचंद के द्वारा जिसको ये जो
ट्रांसलेट किया इंग्लिश में जय रतन और पी लाल ने किया। विच ऑफ द following writers have portrayed positive aspects of diaspora experiences? डायस्पोरा का मतलब होता है कि आपको अपना देश छोड़ के जाना पड़ता है किसी भी रीजन से। तो जब हम लोग जब ब्रिटिशर्स के काम करने के लिए दूसरे देशों में गए थे तो उसे भी हम डायस्पोरा कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो झुम्पा लहरी इन द नेमेसेक, ये जो राइटर्स है पोर्ट्रेट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डायस्पोरा, इसमें उन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाए हैं झुम्पा लहरी इन द नेम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मदर ऑफ 1084 is a novel written in 1084 is a novel written in Bengali. Mother of 1084 is a novel written in Bengali. Next question is select the option that correctly matches the names of writers with their works. ठीक है, आपको नेम्स ऑफ राइटर्स मैच करने वर्क्स को लेके। तो इसका ऑप्शन होगा लेजेंड्स ऑफ खसक, शांति, शतरंज के खिलाड़ी, आग का दरिया, आग का दरिया होना चाहिए, आग की दरिया नहीं होता है, संस्कारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली मैचेस द नेम्स ऑफ द राइटर्स विद देयर वर्क्स। ये वही वाला है, हमने ये कर चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते। रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। कौन से लिटरेचर के लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को। वो गोदान जो थी वो मुंशी प्रेमचंद्र की है। द अर्लीस्ट नोन इंडियन ट्रांसलेशंस वर इन। अब बहुत पुराने जो ट्रांसलेशंस चलते थे वो संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा में चलते थे। Which of the following is a process of transferring a word from the alphabet of one language to another? तो इसको ट्रांसलिटरेशन बोला जाता है। Transliteration is the process of transferring a word from alphabet of one language to another. Fine. Next question पे आते हैं। Who first coined the term comparative literature? तो मैथ्यू आर्नोल्ड first coined the term comparative literature. The term thematology was coined by. Thematology जो term है वो coin किया गया है हैरी लेविन के द्वारा। Thematology. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हिज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फ्री ट्रांसलेशंस साइमन जेन refers to need for separate explication of the translation and the source text. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which one of the following would not be a part of comparative analysis and method? Unidisciplinary practices. Unidisciplinary practices would not be a part of comparative analysis and method. Next question है, who was invited by the National Council of Education in 1907 to deliver the lecture on comparative literature, which he preferred to call world literature? Is Rabindranath Tagore. Which of the following is the most appropriate definition of comparative literature? की सबसे अच्छी definition, the study of the interrelationship of the literatures of two or more national cultures, usually for different languages. ये comparative literature की एक definition है। Which of the following, ये हो गया। अब हमारा यहाँ पे इंग्लिश का भी खत्म हो चुका है कंपैरेटिव लिटरेचर की डेफिनेशन के साथ। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे। मैं इसका उसमें रीजनिंग बता दूंगी और एजुकेशन वाला जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो भी आपका पार्ट है वो मैं क्लियर करा दूंगी आपको। रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस दिखा दूंगी, उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस वो क्वेश्चंस को देख लेंगे। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियोस कैसे लग रही है। अब और कौन से हम नए वीडियोस ला सकते हैं क्योंकि सीबीएसई का पेपर भी आने वाला है। मैं ये पीडीएफ का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं सारे। ये आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।